हेलो नमस्कार मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैटरी कम हो गई क्या? बैटरी कितनी बची हुई? बंद हो गई। हेलो नमस्कार मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेके चलेंगे महाराजगंज को, यानी महाराजगंज जो हमारा होता है उत्तर पूर्वी जिला, यानी उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है, कौन सा? महाराजगंज। तो इसके बारे में हम लेके चलेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया आया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि हमारी क्लास का हर एक दिन यही पॉइंट रहता है कि हम नो बकवास ओनली क्लास, सिर्फ क्लास के अंदर पॉइंटों की बात करते हैं, ना कि किसी और चीज़ की। आइए देखते हैं महाराजगंज। आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं महाराजगंज, और जो जो इम्पोर्टेंट होती है महाराजगंज से वो हम बात करेंगे सारी। आइए इसे देख लेते हैं महाराजगंज को। तो महाराजगंज आपसे पूछा जाएगा कि ये नाम कैसे आया, तो बहुत समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, लगभग हमारी काल है महाभारत काल की, यानी महाकाव्य काल की, महाकाव्य काल में क्या हुआ। तो इसका नाम, वैसे इसकी कोई जानकारी है नहीं इतनी, लेकिन आपको मैं जानकारी नाम के तौर पर बता दूं कि इसका नाम क्या था? कारापत। कारापत नाम था इसका। और ये कब की बात है? जब हमारे पास महाजनपद काल था, यानी ये महाजनपद काल आप जानते होंगे कि ये 600 BC के आसपास में की बात होती है। और 600 BC में जो हमारा इसी टाइम चल रहा था जिसे कहते हैं महाकाव्य काल, और इसी टाइम चल रहा था हमारा महाजनपद काल। और महाजनपद काल में एक हमारे पास एक अंग हुआ करता था, और अंग की राजधानी क्या थी? कौशल। इसी का जो था थोड़ा क्षेत्र कौन सा था, जिसे कहते हैं कारापत। तो आप समझ गए होंगे। तो इसका पहला नाम क्या है? तो प्राचीन नाम की आप बात करते हैं, तो प्राचीन नाम हो जाता है इसका कारापत। कारापत। और ये कारापत कौन था? तो ये कारापत हिस्सा था किसका? जिसे कहते हैं हम कौशल। और कौशल किसकी राजधानी हुआ करती थी? अंग की। अंग की कैपिटल कौन सी थी? तो कोरापत। कौशल। आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। इसके बाद आता हमारा अगला की इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद यहीं का शासक था एक, जिसका नाम था इच्छाबु। इच्छाबु शासक ने ही स्थापना करी थी किसकी? कारापत की। आपसे पूछा जाएगा कि कारापत की स्थापना किसने करी थी? तो इच्छाबु शासक ने। और ये इच्छाबु शासक कौन था? तो इच्छाबु शासक की राजधानी हुआ करती थी जिसे इस टाइम कहते हैं अयोध्या। अयोध्या का भी बहुत पुराना काल है, आप बेखूबी जानते होंगे। जब हम अयोध्या को लाएंगे तो बड़ी बारीकी से लेके आएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना की थी इच्छाबु ने। इच्छाबुक इसने की थी। और इसकी कैपिटल कौन सी हुआ करती? तो इस इच्छाबु की कैपिटल हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं इस टाइम अयोध्या, क्योंकि अयोध्या का पुराना नाम भी अयोध्या ही था, अयोध्या। इसके बाद आपसे पूछा जाए और इस अयोध्या इसका शासक कौन बना? तो इस इच्छाबु के बाद इसका शासक बना जिसका अगला इसी का पुत्र था, जिसे कहते हैं इस वाकु का जो पुत्र था इसे कहते हैं कुश। और कुश किसका पुत्र था? इच्छाबु का। आप जानते होंगे ये वो कुश नहीं है, कभी ये सोच रहे होंगे वो वाला कुश है राम लक्ष्मण जी, नहीं, ये वाला कुश नहीं है, ये है कुश। और ये वाला कुश है, इसी का पुत्र था कुश। ये लिखा अलग जाएगा क्योंकि ये शासक भी अलग है। ये वाला ये और दूसरा वाला जो कुश था वो ऐसे लिखा जाता था, लेकिन ये वाला कुश नहीं है, कुश। और इसी का पुत्र था। और इसी कुश ने किसकी स्थापना करी? तो इसी कुश ने स्थापना करी जिसे इस टाइम कहते हैं कुशीनगर, और उस टाइम पे कहा जाता था कुशानगर। इस टाइम जिसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं, उस टाइम उसे कुशानगर के नाम से जानते थे। और उसी की स्थापना किसने की थी?
कुश ने। आइए इसके बाद बढ़ते हैं। और इसी कुश का जो उत्तराधिकारी हुआ जिसे हम कहते हैं एक अन्य नाम से, जिसे हमारा कहते हैं लक्ष्मण। यानी लक्ष्मण किसका नाम था? तो लक्ष्मण का पुत्र हुआ जिसे कहते हैं कुशनाथ, यानी कुशनाग इसने स्थापना करी थी। आइए देखते हैं इसके बाद। तो हमारा ये था प्राचीन नाम। इसके बाद हमारे पास आगे आगे जानकारी बढ़ी और आगे जाकर इसका नाम चेंज हुआ। कब? तो चेंज हुआ इसके 2 अक्टूबर। हमारा इसका नाम चेंज हुआ, गोरखपुर से अलग हुआ। कौन? महाराजगंज। और ये कब हुआ? तो गोरखपुर से अलग हुआ 2 अक्टूबर 1989 को। 2 अक्टूबर 1989 को जब ये अलग हुआ तब जाकर बना महाराजगंज। तो हमारा जो वर्तमान महाराजगंज है ये हमारे सामने आया 2 अक्टूबर 1989 में। और ये हमारे सामने किससे हट के आया? तो गोरखपुर से टूट कर आया, गोरखपुर से चेंज हुआ, यानी इसी से कटकर बना महाराजगंज 2 अक्टूबर 1989 में। ये था हमारा वर्तमान महाराजगंज। आइए इसकी सीमा के बारे में लिखते हैं, यानी कि इसकी कार्यशिला के बारे में लिखते हैं, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए बढ़ेंगे हम आगे की ओर। तो हमारे पास इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, और अगली चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि इसके क्षेत्रफल के बाद, या आप इसे एक बार नोट कर लें, नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, हम ऊपर से ही लिख के चलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल आप बताएं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? कोई महाराजगंज से है तो आप उसे बताने की कोशिश किया करें कि आप किस क्षेत्र से हैं, जिससे कि मुझे सारी जानकारी पता चल जाएगी कहाँ कहाँ क्लास देखी जाती है। आइए इसके बाद हमारे इसमें सारी चीज़ लिख लें कि यहाँ पर गांवों की संख्या कितनी है, यहाँ की भाषा कौन सी होगी, यहाँ की बोली कौन सी होगी, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ का पिन नंबर, जिसे हम कहते हैं जिप कोड या पिस्टल कोड। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ का आरटीओ कोड, जिसे हम एक नाम और हिंदी में लिखते हैं परिवहन नंबर, परिवहन रजिस्टर नंबर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म ये होगी, आप ध्यान रखना है। आइए इसके बाद आता है हमारा अगली चीज़, और इसमें पूछा जाएगा तहसील कितनी है, और आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक कितने हैं। आइए इन सभी पॉइंटों को लिख लेते हैं एक बार। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ का जो है, यहाँ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो यहाँ का क्षेत्रफल हो जाता है जिसे कहते हैं हम 2952 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है महाराजगंज। और आपसे पूछा जाए कि कितने क्षेत्र में, 2900, ये हमारा फैला है यह, और हमारा जो क्षेत्रफल है यह है 2952 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ की गाँव की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 1757। आपको अगर नहीं पता एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2952 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है अगली चीज़, यहाँ के गांव 1756, यहाँ पर 57 यहाँ पर गांव हो जाते हैं। और आपसे भाषा पूछी जाए तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी होती है, तो यहाँ की भाषा हिंदी होगी। और बोली कौन सी होगी, तो यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, ज़्यादातर क्षेत्र में हमारी खड़ी बोली ही बोली जाती है। और आपसे पूछा जाए यहाँ का पिन कोड नंबर कौन सा है और आरटीओ कोड, तो आरटीओ कोड होगा हमारा यूपी 56। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर तहसील और ब्लॉक कितने हैं, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर तहसील और ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो तहसील और ब्लॉकों की संख्या हमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं 12-4। यानी हमारे पास ये ब्लॉकों की संख्या कितनी हो जाती है, तो तहसील हमारी होंगी 12 और ब्लॉक होंगे हमारे 4, सॉरी ब्लॉक होंगे हमारे, क्योंकि तहसील हमारी ज़्यादा होती हैं, तो तहसील होंगी हमारी 4 और ब्लॉक होंगे यहाँ पर 12। इसके बाद हमारे पास आता है पिन कोड, तो पिन कोड यहाँ का होता है जिसे कहते हैं 272154, 272154। तो आप इसे लिखेंगे 272154, यहाँ का पिन कोड हो जाता है। और ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है, अगर आप एक बार इसे नोट करेंगे फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आइए एक बार अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले नोट कर लें
फिर हम देखेंगे अपनी अगली जानकारी को। और हाँ, एक पॉइंट और के आपसे अगर पूछा जाए कि ये हमारा कैसा जिला है, तो ये उत्तर पूर्वी जिला है। इधर लिख लें, कैसा जिला है? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी जनपद है। कैसा? उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी जनपद कौन सा है? महाराजगंज, जिसकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। एक होता है हमारा जिसे कहते हैं कुशीनगर, और एक होता है हमारा जिसे कहते हैं महाराजगंज। तो आइए देख लेते हैं। और ऊपर, इसके ऊपर महाराजगंज के जो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा लगती है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल। नेपाल इससे कैसी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ इससे कौन सा राज्य टच होता है? तो इससे कौन सा राज्य टच होता है? तो उत्तराखंड इससे टच होता है। आप इन पॉइंटों को ध्यान से लिख लें, फिर बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक बार थम्स अप करें। आइए, इसके बाद आता है हमारे अगला पॉइंट। आता है महाराजगंज के बाद हमारा इसके पॉइंट आता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। क्यों? जैसे कि ये उत्तर पूर्वी राज्य है और उत्तराखंड से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है, यानी कि ये कैसा राज्य है? तो एक पथरीला राज्य ही माना जाता है। इसी तौर पर यहाँ पर जो वन होंगे और वनस्पतियाँ होंगी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो वन और वनस्पतियों के लिए। वन और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? महाराजगंज। आपसे ये बेखूबी पूछा जाएगा। आइए, इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है इसी के अंदर कि ये और क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो यहाँ का पर्यटन स्थलों में देखने योग्य है, जिसे कहते हैं हम जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का नाम सुनकर आप ये ना समझ लेना कि ये ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर है। जी नहीं, ये ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर नहीं है। ये जगन्नाथ मंदिर वो मंदिर है जो गोरखपुर और कहाँ की सीमा पर स्थित है? गोरखपुर और महाराजगंज की सीमा पर स्थित है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर आपने अभी तक, मैं मानता हूं कि आपने जगन्नाथ मंदिर सिर्फ वो सुन रखा होगा जो ओडिशा के पुरी के अंदर है जगन्नाथ मंदिर, लेकिन ये वाला मंदिर नहीं है। ये मंदिर है महाराजगंज और किसकी? गोरखपुर की सीमा पर। महाराजगंज और गोरखपुर की सीमा पर है जगन्नाथ मंदिर। और ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपसे पूछा जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जगन्नाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो जगन्नाथ मंदिर यहीं पर एक शासक थे जिनका नाम था रामानुजदास। ये क्या हुआ? तो ये अपने शिष्यों के साथ घूमने गए थे जगन्नाथ मंदिर, यानी जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर घूमने गए थे गोरखपुर के शासक जिन्हें हम कहते हैं रामानुजदास। जब ये घूमने गए तो वहां से कुछ मिट्टी लाए और उसे आकर इन्होंने घेर दिया। कहाँ पर? महाराजगंज के अंदर। और यहीं पर स्थापना करनी पड़ी किसकी? एक मंदिर की, जिसे कहते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो उड़ीसा के ही अंश हैं यहाँ पर। आप इसे इसीलिए लिखवा रहा हूँ, या तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आइए तो थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। रामानुजदास और प्लस इनके शिष्य ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे ओडिशा, जिसे ओडिशा वर्तमान में कहते हैं, पहले उड़ीसा कहते थे।
तो उड़ीसा ये घूमने गए और क्या हुआ, तो यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहते हैं जगन्नाथ मंदिर। और ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा के पुरी के अंदर है। यहीं से ये कुछ मिट्टी लेकर आए और यहीं पर इन्होंने स्थापना करी, किसकी, जगन्नाथ मंदिर की। इसीलिए माना जाता है कि ये प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर एक और चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे कि मैंने आपको बताया वनों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है, एक वन्यजीव विहार है जिसे हम कहते हैं सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो इसे आप नोट कर लें। अगला पॉइंट आता है इसके बाद, सुहागी बरवा सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, तो ये है यहाँ का जो वन्यजीव विहार है। तो ये हमारा रहा, जिसे कहते हैं महाराजगंज। काफ़ी छोटा जिला था, इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी पॉइंट लिखवा दे, जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। पूछने लायक पॉइंट खाली इतने हैं कि यहाँ ये क्यों प्रसिद्ध है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किस क्षेत्र में स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहाँ का ये पूछा जा सकता है आपसे, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि महाराजगंज के अंदर है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर डुप्लीकेट कहाँ पर है, यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह एक मंदिर और कहाँ पर है, तो ये है हमारा महाराजगंज के अंदर, जो दोनों की सीमा लगती हैं। अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो महाराजगंज ही टिक करेंगे। ये यहाँ के पूछने वाले पॉइंट थे। और आपसे और पूछा जाएगा किस बारे में, तो और पूछा जाएगा इसके प्राचीन नाम के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि प्राचीन नाम आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। जैसे कि हमारी नदियाँ भी आती हैं, तो झेलम नदी का नाम क्या था ये पूछा जाता है, जैसे कि बितस्सा उसका नाम, ऐसे ही आते हैं। तो आज का ये था महाराजगंज। अगर आपका इसका कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है, तो आप इसे पूछ लें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए ज़िले के साथ, और बड़ी आसानी से, बड़े बेसिक तरह से कोशिश करेंगे दूसरे ज़िले को जानने की। तो आइए प्यारे साथियों, अब चलते हैं, टाइम भी हमारा हो चुका है, जैसे कि छोटा राज्य था और छोटी क्लास थी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।